आज देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। विश्व पटल पर भारत आज एक नई पहचान बनाकर नई शक्ति के रूप में उभरा है। परंतु ये इतना आसान नहीं था। इस नए भारत को बनाने की यात्रा एक लंबे समय से चली आ रही है। समय की इस यात्रा में देश ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई आक्रमण झेले और बहुत लंबा समय गुलामी के कुचक्र में भी व्यतीत किया। परंतु कभी भी हमने अपनी विरासत, संस्कृति और भारतीय मूल्यों का पतन नहीं होने दिया। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत में राजनीतिक सत्ता जीत गए और यही वो समय था जब अंग्रेज भारत आए और करीब 200 साल तक राज किया। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान यहाँ उनका शासन स्थापित हुआ। उत्तर पश्चिमी भारत अंग्रेजों के निशाने पर सबसे पहले रहा और 1856 तक उन्होंने अपना मजबूत अधिकार स्थापित कर लिया। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने अपने शासन में सबसे ऊंचाई को छुआ, परंतु स्वाभिमान की चिंगारी कब तक दबी रह सकती है। सन 1857 में स्वाभिमान की चिंगारी ने ज्वाला का रूप ले लिया और मंगल पांडे जैसे मां भारती के सपूत ने आजादी का विपुल बजा दिया। इस 1857 के संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। तात्या तोपे जैसे साथियों ने उनका अंतिम समय तक साथ दिया। समय के साथ स्वतंत्रता का ये आंदोलन अपना विराट रूप लेता गया और जल्दी ही पूरे देश में आजादी की अलख जग गई। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, भगत सिंह जैसे सेनानियों ने स्वतंत्रता के इस आंदोलन को अपने अपने स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जहां एक ओर जलियांवाला बाग जैसी हृदय विदारक घटना से देश दहल उठता था, तो दूसरी ओर क्रांतिकारियों के काकोरी ट्रेन एक्शन जैसे साहसी कारनामे ब्रिटिश सरकार की नींद हराम कर देते थे। इसी स्वतंत्रता संग्राम के साए में जन्मी मैं कहानी हूँ भारतीय सिनेमा की। मेरा जन्म उस समय हुआ जब चारों ओर आजादी की अलख जगी थी। देश का हर एक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका निभा रहा था स्वतंत्रता संग्राम में। कोई ओजपूर्ण भाषण दे रहा था, कोई ओजस्वी कविता कर रहा था, कोई देशभक्ति से ओत-प्रोत लेख लिख रहा था। हर कोई देश के आजादी के इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का भरपूर प्रयत्न कर रहा था। ऐसी विकट परिस्थितियों में मेरा जन्म हुआ, जब उन्माद और जिज्ञासा रूपी मिट्टी में एक बीज बोया घुंडी राज गोविंद फाल्के ने, जिन्हें आप दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक ऐसा शस्त्र दे दिया था जो जनमानस के स्मृति पटल पर गहरा प्रभाव छोड़ सकता था। सिनेमा का जन्म हो चुका था। भारतीय परिवेश में धीरे धीरे ये चर्चा का विषय बनने लगा। आम जनमानस के लिए आरंभिक दौर में ये एक जादुई करिश्मे से कम नहीं था। जहां एक ओर देश में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो चला था, वहीं दूसरी ओर राजा हरिश्चंद्र नाम की पहली फिल्म देश में एक नए दौर की शुरुआत कर चुकी थी। परंतु अभी भी उसमें एक कमी थी और वो थी आवाज की। अभी तक केवल चलचित्रों के माध्यम से ही लोग कहानी को समझ रहे थे, परंतु आवाज के बिना भी भारतीय सिनेमा का इतना प्रभाव था कि उसके माध्यम से निर्माता स्वतंत्रता संग्राम में लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने में सफल हो रहे थे। इसका बेहतरीन उदाहरण है सन 1921 में आई फिल्म भक्त विदुर। ब्रिटिश सेंसर बोर्ड द्वारा बैन की गई ये भारतीय इतिहास की पहली फिल्म बनी, क्योंकि फिल्म के मुख्य पात्र विदुर को महात्मा गांधी की वेशभूषा और विचारों से प्रेरित बताया गया था। अंग्रेज सिनेमा के प्रभाव से भली भांति परिचित थे। वो जानते थे कि इस माध्यम का प्रभाव बड़े स्तर पर लोगों को जोड़ सकता है। उन्होंने भारतीय फिल्मों पर नजर रखनी आरंभ कर दी थी। परंतु फिल्म निर्माता भी इस सिनेमा रूपी हथियार का
असर जान चुके थे। उन्हीं निर्माताओं में से एक थे वी शांताराम। उन्होंने देशभक्ति की भावना को जन जन तक प्रभावी रूप से पहुंचाने में सिनेमा का सशक्त प्रयोग किया, परंतु इस कार्य में उन्हें भी दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों की भांति ही ब्रिटिश शासन के कोप का भाजन करना पड़ा। जब उन्होंने अपनी मूक फिल्म स्वराज्य से तोरण बनाई तो उसके शीर्षक में आए स्वराज शब्द ने ब्रिटिश सेंसर बोर्ड की त्योरियां चढ़ा दी। मामला तब और भी संगीन हो गया जब उसी फिल्म के अंत में ध्वजारोहण का दृश्य भी दिखाई दिया। ब्रिटिश सेंसर बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया। ये कीमत थी स्वराज की भावना को फिल्म में प्रदर्शित करके लोगों तक पहुंचाने की। काफी मशक्कत के बाद इस फिल्म का नाम बदलकर उदय काल रखा गया और लोगों के सामने लाया गया, परंतु अब आवश्यकता थी एक आवाज की जो भारतीय सिनेमा की आत्मा बनकर उभरे। सन 1931 वो साल जब मेरी यानी भारतीय सिनेमा की पूरी तस्वीर बदलने वाली थी। यही वो ऐतिहासिक समय था जब भारतीय सिनेमा को आवाज मिली। उसके बाद तो भारतीय सिनेमा ने फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा। वो तैयार थी भारतीय फिल्म निर्माताओं के साथ आजादी के संघर्ष में अपना योगदान देने के लिए। अब सिनेमा अपनी बात अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से लोगों के दिलों तक पहुंचा सकती थी। बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत 1943 में दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। हट जाओ सामने से। हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जारी किया गया था। अंग्रेजों से कहा गया कि इस गाने में जर्मनों और जापानियों को संबोधित किया गया था जिनके साथ ब्रिटेन युद्ध में था। निर्माताओं ने इस तरह के हथकंडे अपनाकर गाना ब्रिटिश सेंसर से पास कर लिया, लेकिन जनता तो बेहतर जानती थी। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करने के 6 महीने से भी कम समय के बाद गीत का वास्तविक लक्ष्य स्पष्ट था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ देशभक्ति का स्वर लोगों के सामने तुरंत स्पष्ट हो गया। किस्मत की स्क्रीनिंग पर रीलों को रिवाइंड किया गया और जनता की मांग पर गाने को कई बार बजाया गया। सिनेमा हॉल में बैठे दर्शक गीत में दिखाए गए आवेशित दर्शकों से अलग नहीं थे। ऐसा था इस गीत का प्रभाव। गीत की अभूतपूर्व लोकप्रियता ने गीतकार कवि प्रदीप और संगीतकार अनिल विश्वास को राजद्रोह के आरोप में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए जाने से बचने के लिए भूमिगत होने के लिए मजबूर किया। ये उनका अपना संघर्ष था स्वतंत्रता संग्राम में। भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी अन्य भाषाओं में सिनेमा ने अपना प्रभाव जमाना आरंभ कर दिया था। सन 1939 में तमिल भाषा में बनी फिल्म त्याग भूमि इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। निर्माता एस.एस. वासन की इस फिल्म में गांधी जी और उनके विचारों को प्रभावपूर्ण तरीके से प्रदर्शित किया गया था, जिसका नतीजा हुआ कि ब्रिटिश सेंसर ने फिल्म को भी बैन कर दिया। भारतीय फिल्मकारों के ऊपर अब ब्रिटिश सेंसर बोर्ड का कोई अधिक प्रभाव नहीं रहा था। वो खुलकर अपनी बात सिनेमा के माध्यम से कह रहे थे। जहां नरसी भगत फिल्म के वैष्णव जन जैसे गीतों ने सामाजिक एकता और गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर भारत के लोगों को प्रेरित किया, वहीं दूसरी ओर अनजान फिल्म के खींचो कमान खींचो ओ भारत माँ के नौजवान जैसे सांकेतिक गीत अपना संदेश लोगों तक पहुंचा रहे थे। केवल कहानी और गीतों तक ही सीमित नहीं रही थी। फिल्म
निर्माताओं ने फिल्म के पोस्टर्स को भी अपने देशभक्ति के मिशन में शामिल कर लिया था। 1944 में आई फिल्म चल चल रे नौजवान फिल्म के पोस्टर की टैगलाइन थी ब्रिंगिंग लाइट टू ए विक्स्ड नेशन। वही 1944 में आई फिल्म की टैगलाइन भी टर्न ईस्ट एंड हेयर इंडिया स्पीक इज टुडे टिप टू द वेस्ट। संदेश स्पष्ट था, भारत को ब्रिटिश राज से मुक्ति दिलाना। 1946 में आई फिल्म एक कदम में निर्माताओं ने पहली बार सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्रीय नेता को अपने पोस्टर पर दिखाकर सीधा हमला बोल दिया था। भारतीय सिनेमा स्वतंत्रता के यज्ञ में आहुति देने से अब किसी भी रूप से पीछे नहीं थी। भारतीय फिल्मकारों ने अपने प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जब तक ये देश 1947 में स्वतंत्र नहीं हुआ। आज़ादी की नई सुबह के साथ ही भारतीय सिनेमा का नया सफर आरंभ हुआ। अब उनकी एक नई जिम्मेदारी थी, अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष और उन सेनानियों की गाथा से परिचित कराना जिनका आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान था। सन 1952 में फिल्म आनंद मठ से ये नया सफर आरंभ हुआ और शहीद, हकीकत, उपकार और क्रांति जैसी फिल्मों से होता हुआ ये सफर आज की RRR और केसरी जैसी फिल्मों तक आ पहुंचा है और ये यात्रा अभी भी निरंतर जारी है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव जैसे पावन पर्व पर हम सभी ये कामना करते हैं कि भारतीय सिनेमा और देश के विकास का ये सफर यूं ही आगे बढ़ता रहे और भारत विश्व पटल पर एक सशक्त पहचान बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं भारतीय सिनेमा अगले वर्ष फिर से मिलने की कामना करते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ।